वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर नुमान इजहार से। डॉक्टर साहब कार्डियक सर्जन हैं और अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं वैसे तो जानना चाह रही थी दिल के अमराज के बारे में भी जनरली, बीइंग कार्डियक सर्जन उस तरफ आपका ज़रा कम होता होगा, ज़्यादा सर्जरी की तरफ, लेकिन एक जनरल कि किन लोगों को सर्जरी जो है वो रेकमेंडेड है और इन किन अलामात के साथ आपको फ़ौरन जो है कार्डियक सर्जन के पास जाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो दिल की अलामात हैं उसमें है दिल की धड़कन का तेज़ होना, छाती में दर्द होना, उसके अलावा सांस का तंग होना। जब भी आपको इस तरह की कोई अलामात हों, चलते हुए या लेटे हुए आपका सांस तंग हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको छाती में पेन फील हो, तो आपको फौरी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेज होगी कार्डियोलॉजिस्ट के पास। सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। वो आपकी एक ECG करेगा, ब्लड के टेस्ट करेगा, एको करेगा। अगर उसमें कोई ऐसी बीमारी आती है तो फिर वो आपको कार्डियक सर्जन के पास रिकमेंड करेगा सर्जरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो दिल के अमराज हैं ये क्या जेनेटिकली भी आ जाते हैं या ये सिर्फ लाइफस्टाइल के इश्यूज हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी प्रैक्टिस क्या बताती है? पहले तो दिल की बीमारी जो थी वो अमीरों की बीमारी समझी जाती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी फीमेल्स में बहुत कम होती थी, लेकिन अब फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा है बीमारी। क्यों? और जेनेटिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो आपस में शादियां करने की वजह से, कज़न मैरिजेस की वजह से, और उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और हमारी डाइट, इस सारी की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो बीमारी हमारी पॉपुलेशन में 60 साल 65 साल की उम्र में आती थी, आजकल जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं 30 साल 35 साल के पेशेंट्स हमारे पास कार्डियक अरेस्ट के साथ और हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, तो आपने बताया कि ख़वातीन में भी ये मसला बहुत बढ़ गया है, हालांकि जो नेचुरली हमें पता है कि ख़वातीन के हार्मोन्स इस किस्म के होते हैं कि उसकी वजह से उन्हें जिसे कहते हैं हार्ट अटैक का ख़तरा नहीं होता। तो अब वो क्या हार्मोन्स चेंज हो गए? नहीं, हार्मोन्स नहीं चेंज हुए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया ख़वातीन का। सही। पहले ख़वातीन काम करती थी और उसके अलावा जो है उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था कि उन्हें बीमारी नहीं होती थी। आजकल ख़वातीन का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है, डाइट बहुत डिफरेंट हो गई है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ख़वातीन में ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। तो अब वो कौन सा लाइफस्टाइल है जो चेंजेस आप रेकमेंड करेंगे, और वो डाइट कौन सी है जो बीइंग कार्डियक सर्जन आप समझते हैं कि हम सबको रखनी चाहिए, और कौन सी डाइट है जो नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें फ़ास्ट फूड छोड़ना चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और चिकनाई वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। अपनी डाइट में हमें पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, सब्ज़ियों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इससे हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होगा और हमें अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को लाना चाहिए। सही। डेली हम हर बंदे को 30 मिनट्स वॉक करनी चाहिए। नॉर्मल हमें अपनी स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए लिफ्ट की जगह। उसके अलावा हमें गाड़ी छोड़ के थोड़ा सा पैदल वॉक को भी तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। सो ये तो बहुत डूएबल चीज़ें हैं। ये बहुत बेसिक और डूएबल चीज़ें हैं। अगर इंसान करे तो ये बंदे की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, उसकी रूटीन में एक्सरसाइज होती रहेगी। ठीक है, तो क्या ये सब करना काफ़ी है या इससे कुछ ज़्यादा भी करने की ज़रूरत है? इससे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें मानना चाहिए कि हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मानते नहीं हैं कि बीमार हो सकते हैं। हम कहते हैं हमें गैस हो गई है, हम अपनी बीमारी को सीरियस नहीं लेते। जब भी हमें कोई सिम्टम फील हो, जब भी हमें पेट में दर्द, छाती में दर्द, सांस का मसला, तो हमें हॉस्पिटल जाके मुस्तनद डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। एक दफ़ा चेकअप करवाना चाहिए और हमें अपने रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए। हर साल हर बंदे को अपनी ECG, एको, ETT बेसिक टेस्ट जो हैं वो सारे परफॉर्म करवाने चाहिए, ताकि अगर आपको बीमारी है भी सही तो अर्ली स्टेज पे वो डिटेक्ट हो जाए और उसका प्रॉपरली इलाज किया जा सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये तो सब चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन जब आती है ना बात सर्जरी की, तो लोग डर जाते हैं। वहाँ पे वो चाहते हैं कि बस सर्जरी ना हो, कुछ और हमें जो है ऑप्शन मिल जाए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है जो आप फेस करते हैं? ये वाकई ठीक कह रही हैं आप, ये चैलेंजिंग है। हर इंसान ये चाहता है कि उसका जो है ना सर्जरी ना की जाए, ऐसे ही इलाज हो जाए, लेकिन दिल की बीमारी ऐसी है कि सबसे पहले उसका दवाइयों से इलाज मुमकिन है। अगर आप टाइमली उसको डायग्नोज कर लें तो दवाइयों से इलाज हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर स्टंटिंग से इलाज उसका हो सकता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के थ्रू इलाज हो सकता है। लेकिन जब एक स्टेज गुजर जाती है, जब दिल की सारी शरीयानें बंद हो जाती हैं या जो मेजर शरीयानें हैं वो बंद हो जाती हैं, फिर ऑप्शन सर्जरी ही बचता है। जिसको आप बाईपास सर्जरी कह रहे हैं? हम बाईपास सर्जरी करते हैं उसके लिए। लेकिन
सर्जरी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। सर्जरी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और जदीद हो गई है कि सर्जरी में अगर पेशेंट सिलेक्शन आपकी ठीक है और अगर आपने बाकी सारी पैरामीटर्स ठीक रखे हुए हैं तो कार्डियक सर्जरी में 2% रिस्क है सिर्फ ज़िंदगी को, जो कि स्टंटिंग में और बाकी उसमें भी होता है, मिनिमल सा रिस्क है। ठीक है, तो कौन से लोग हैं कि जिनको फौरी तौर पे सर्जरी के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए? अगर उन्हें, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है और वो 4-4, 5-5 महीने तक के लिए डिले करते जा रहे होते हैं, अब करते हैं तब करते हैं, हम ये वाली मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, वो वाली मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, दिल की 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक है दिल की शरीयानों की बीमारी, जो दिल की शरीयानों में ब्लॉकेज की वजह से दिल के पट्टे को, दिल के मसल को खून नहीं मिलता, उससे दिल का पट्टा डैमेज होता है। और दिल एक ऐसा ऑर्गन है जिसका जो डैमेज हो वो इरिवर्सिबल है। तो अगर आपकी शरीयानों में बीमारी आ गई है और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आप कार्डियक सर्जरी करवाएं, इसका बाईपास करवाएं, तो आपको फौरी तौर पे करवाना चाहिए। इसलिए कि अगर आप जितना उसे डिले करेंगे उतना वो शरीयान दिल के मसल को खून नहीं मिलेगा और वो डैमेज होता जाएगा। और एक स्टेज पे आके वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा और फिर सर्जरी वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और जो वेल्व्स वाली बीमारी हैं उसमें भी यही है कि दिल के 4 वेल्व्स होते हैं जिसमें या तो तंगी आ जाती है या वो लीक कर जाते हैं। उनकी तंगी और लीक की वजह से दिल के जो खाने हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है और दिल फूलता जाता है। अगर आप टाइमली उसका ऑपरेट करवा लेंगे, वेल्व चेंज करवा लेंगे, तो फिर दिल का पट्टा डैमेज नहीं होगा, दिल के खाने के साइज़ नॉर्मल रहेंगे। अगर आप उसको डिले करते जाएंगे तो दिल का पट्टा इतना स्वेल हो जाएगा कि फिर वो इरिवर्सिबली डायलिटेशन हो जाएगी और फिर सर्जरी भी आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जो बहुत सारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी थ्योरी कह लें या डिस्कस होता है वो ये है कि हमारे यहाँ पे गैर ज़रूरी सर्जरीज भी की जाती हैं। क्या दिल के बारे में भी आप ये समझते हैं कि ये बात सही है? और दूसरा ये कि स्टंट को लेके ना बहुत सारा डिस्कशन होती है कि इतने का आता है और जब डालते हैं तो इतने लाखों रुपए जो हैं वो लिए जाते हैं, जबकि बाकी दुनिया में जो है इनकी इतनी कॉस्टली नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो है या तो वो गवर्नमेंट उसको बेयर कर रही होती है, मतलब ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर के मतलब पब्लिक फंडिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पर ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि ये सही है? अनफॉर्चुनेटली ये जो मिथ बनी हुई है कि डॉक्टर अननेसेसरी स्टंट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इलाज अननेसेसरी नहीं किया जाता। और बाहर की प्रॉब्लम ये है हमारे माशरे में कि हमारा लिविंग जो अर्न करने वाला बंदा होता है वो फैमिली में 1 या 2 होते हैं। फैमिली हमारी बहुत बड़ी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी फैमिलीज़ को कोई सपोर्ट नहीं है। हम सारे टैक्स पेयर तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो हमें जो भी इलाज करना है खुद ही करना है, प्राइवेट में जाना पड़ता है। और एक और प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री का कि हम लोग ना स्टंट खुद बना रहे हैं, ना जो सर्जरी में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक इवन नीडल तक भी हम खुद नहीं बना रहे हैं। एक ज़माना था जब सियालकोट बड़ा मशहूर, वज़ीराबाद भी मशहूर था कि यहाँ पर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो वही था जब पे वो इंडस्ट्री भी अब जो है ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। तो हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और महंगाई के जो हालात हैं वो हर चीज़ हॉस्पिटल को ही बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो ऊपर चला गया है। बिल्कुल। और उससे फिर जनरल पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। अच्छा सर, प्री सर्जरी क्या करना चाहिए और पोस्ट सर्जरी क्या केयर होनी चाहिए जो लोग इस प्रोसीजर में से गुजरेंगे? प्री सर्जरी भी वही केयर है जो पोस्ट सर्जरी केयर है। सबसे पहले आपने मान लेना है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपनी शुगर की दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। और आप जो है स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको क्विट करेंगे, फिर आप सर्जरी के लिए आएंगे। अच्छा। जब आपकी सर्जरी हो जाए तो उसके बाद भी अपने जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर की तरफ से एडवाइस की जाए, इसलिए कि कोई हम जादू नहीं करते, हम प्रॉपर सर्जरी करते हैं जिसमें शरीयान जो बंद होती है उसको हम बाईपास ग्राफ्ट्स लगा देते हैं। वो बाईपास ग्राफ्ट्स भी पेशेंट के अपने जिस्म का ही हिस्सा होता है, उसमें भी चर्बी जमने की टेंडेंसी उतनी ही होती है, उसमें भी बीमारी की टेंडेंसी उतनी ही होती है। ठीक है। आफ्टर सर्जरी भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, जिसमें खून पतला करने वाली मेडिकेशन होती है, जिसमें चर्बी कम करने वाली मेडिकेशन होती है, ये मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ती है। सही। हम लोगों की पॉपुलेशन सर्जरी करवा तो लेती है लेकिन उसके बाद मेडिसिन यूज़ नहीं करती। वो कहते हैं सर्जरी होगी अब तो बस सब ठीक हो गया। ठीक है। तो दिल की बीमारी जो अंदर होती है वो मौजूद रहती है। बाईपास ग्राफ्ट से बीमारी, बेसिक बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो मेडिसिन यूज़ करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज, मेडिसिन, हर चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है। सफाई का मतलब
सफाई का मतलब पेशेंट हमारे पास सर्जरी करा के जाते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, छाती काटी जाती है। हम पेशेंट्स को बहुत समझाते हैं कि इस वूंड का आपने सफाई का ख्याल रखना है। जब सफाई निस्फ़ ईमान है, अल्लाह ताला ने भी बोला है कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन पेशेंट सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके कभी वूंड इन्फेक्ट हो जाता है, कभी उन्हें कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये एक दफ़ा सर्जरी हो गई तो जैसे आपने खुद कहा कि दोबारा बीमारी का ऑनसेट जो है वो हो सकता है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, ये कितना कॉमन ऑब्ज़र्व किया गया? और फिर ये कि बाज़ औक़ात मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है, अगैन अ मिथ, कि 4-5 साल जो है बाईपास की जो लाइफ है वो 4-5 साल है। इज़ इट सो, या ये भी एक मिथ है, गलत एक नहीं, बात? ये भी एक मिथ है। अगर बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट की टाइप्स होती हैं, एक आर्टीरियल ग्राफ्ट होता है और बाकी वेनस ग्राफ्ट होते हैं जो टांग से ग्राफ्ट लिए जाते हैं। जो आर्टीरियल ग्राफ्ट होता है उसकी जो लाइफ है वो उसकी पेटेंसी 10 इयर्स में 96% है। ठीक है। जो वेनस ग्राफ्ट हैं उनकी 10 इयर्स की जो पेटेंसी है वो 50% है। मतलब अगर 10 साल के बाद उन ग्राफ्ट को देखा जाए तो आधे ग्राफ्ट बंद हो गए होंगे, बीमारी वापस आ गई होगी, और आधे ग्राफ्ट चल रहे होंगे। ठीक है। तो ये इंटरनेशनली हर जगह पे इसी तरह ही है। सही। तो कम से कम भी बाईपास के बाद 15 से 20 साल पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना अगर वो एहतियात करे, अगर वो दवाई बाकायदगी खाता रहे और एक्सरसाइज करता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली टेंडेंसी बहुत खौफनाक है कार्डियक हिस्ट्री में। यानी मैंने देखा है कि जिस फैमिली में वालिद की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कार्डियक अटैक या अरेस्ट, ऑलमोस्ट उसी एज में बेटा जो है वो उस मसले का शिकार हो रहा है और उसको भी इसी तरह के मसले आ रहे हैं। सो ये जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इसे रोका जाए और कैसे इसे बेहतर किया जाए? पहले जो हम पढ़ते थे, देखते थे, दिल की बीमारी की 5 वजूहात थी: शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल आखिर में आता था। लेकिन आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं 35 ईयर 40 ईयर्स के जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव होती है, वो होती है फैमिली हिस्ट्री। और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फैमिली हिस्ट्री की। इसीलिए हम हर बंदे को यही एडवाइस करते हैं कि आप हर साल अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी है, आपके पेरेंट्स में, वालदैन में, बहन भाइयों में दिल की बीमारी की टेंडेंसी है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। एक आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, उसके अलावा आप अपने बाकायदगी से टेस्ट करवाया करें। ताकि जो टेस्ट आपने बताए हैं, एको हो गया, मतलब ईसीजी हो गया, क्या ये टेस्ट सही है? इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि हमें साल में एक दफ़ा कम से कम करवाना? दिल का बेसिक टेस्ट ईसीजी होता है, उसके अलावा एको होता है। ईसीजी ये बताता है कि खुदा न खास्ता आपके दिल के शरीयान में कोई बीमारी है तो उसका ईसीजी आपको बता देती है। एको आपके दिल का फंक्शन बता देता है और वेल्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपका दिल का पंप कितना काम कर रहा है और वेल्व्स कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्ट कुछ करवाने चाहिए उसमें है लिपिड प्रोफाइल। मतलब आपको अपने खून का टेस्ट करवाना चाहिए, और ये हम करवाते ही नहीं है। ये हम करवाते ही नहीं है, जिसमें ये पता चले कि आपके जिस्म में चर्बी कितनी है, आपका खून कितना थिक है जो जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। सो एक लिपिड प्रोफाइल काफ़ी है या एक लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए और एक ईटीटी करवाना चाहिए, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। जिसमें आप ट्रेडमिल पे आपको 10 से 15 मिनट रनिंग कराई जाती है और साथ आपकी ईसीजी लीड्स लगा के आपकी ईसीजी को देखा जाता है। अगर आपके दिल की बीमारी की थोड़े से भी चांसेस हैं, कहीं ब्लॉकेज है थोड़ी बहुत, वो उस स्ट्रेस टेस्ट में नज़र आ जाती है। बिल्कुल सही। तो वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आपके दिल में कहीं ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ ऐसी इन्फेक्शंस भी हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि दांत में इन्फेक्शन है, लेकिन वो हमारे दिल तक जो है वो इन्फेक्शन जा सकती है, सिरायत कर सकती है। ऐसी कौन सी बीमारियां जिनके बारे में हमें अलर्ट होना चाहिए कि ये हमारे दिल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती हैं, या मेडिसिन्स? बिल्कुल ऐसा ही है। दिल की बीमारियों में एक हम कहते हैं जो वेल्व्स की बीमारी हैं, जिसको रोमेटिक डिजीज़ हम कहते हैं, रोमेटिक वेल्व्स कहते हैं, वो बड़े बुखार से, दांतों के इन्फेक्शन से और जिस्म में किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन हो, आपको फीवर हो, वहाँ से वो ट्रांसमिट होकर दिल के वेल्व पे जरासीम जा सकते हैं और दिल के वेल्व को वो थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल का वेल्व अपनी मूवमेंट छोड़ देता है और 2 खानों के बीच में रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फेक्शन को मामूली नहीं लेना चाहिए। किसी भी इन्फेक्शन को मामूली नहीं लेना चाहिए, हर इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन में जो ये मसले ज़्यादा आ रहे हैं, एक तो आपने बताया सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्या फैमिली हिस्ट्री ख़वातीन में भी इम्पॉर्टेंट हो गई है और क्या वो करें कि वो इस मसले से महफूज रह सकें? जी, फैमिली हिस्ट्री ख़वातीन में भी इम्पॉर्टेंट हो गई है। ख़वातीन को भी वही एहतियात करनी है जो मर्दों ने एहतियात करनी है। मतलब वो वॉक किया करें और अपनी खुराक जो है ना वो बेहतर बनाएं और अपने इन्वेस्टिगेशंस जो टेस्ट हैं बेसिक, वो साल में एक दफ़ा लाजमी कराया करें। ठीक है। कुछ और ऐसा जो आपके जहन में हो, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सर्जन,
और आप शेयर करना चाहें जो मेरे जहन में ना इस वक्त आए? दिल की सर्जरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दिल की सर्जरी सेफ़ सर्जरी है। जो मिथ है हमारी कि बहुत मेजर सर्जरी है, इस तरह नहीं है। आजकल नई टेक्नोलॉजी से हम सर्जरी करते हैं जिसे बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं, धड़कते हुए दिल पे हम सर्जरी करते हैं। और उसके अलावा हमने न्यूली स्टार्ट की है मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी। पहले हम इस छाती को पूरा काटते थे, आजकल हम इतने से की होल सर्जरी हम कर रहे हैं कैमरों के थ्रू। ठीक है। तो उससे पेशेंट का मोबिलिटी, जो पेशेंट का 6 दिन का स्टे होता था, उसके बाद 1 महीने की एहतियात होती थी, वो ख़त्म होकर जस्ट पेशेंट का 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे है और सिर्फ 1 हफ्ते बाद पेशेंट अपने काम पे और नॉर्मल रूटीन में आ सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला ये भी होता है ना कि जब हम देखें कि जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो प्रेफर करते हैं यहाँ से बाहर चले जाएं और वहाँ जाके सर्जरीज़ कराएं, तो लोगों को अक्सर डाउट रहता है फिर कि यहाँ पर जो सर्जरीज़ हो रही हैं वो उतनी इफ़ेक्टिव हैं, वो उतनी अच्छी हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, जहाँ भी सर्जरी हो रही है, जहाँ भी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, वहाँ हम भी रोज़ पेशेंट्स हमारे से यही सवाल पूछते हैं कि सर अब यहाँ इस हॉस्पिटल में ये सर्जरी हो रही है तो यहाँ आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, आईसीयू है या नहीं है। जहाँ भी कार्डिक सर्जरी प्रैक्टिस होगी वहाँ पे आपके पास ब्लड बैंक भी होगा, वहाँ पे आपके पास आईसीयू भी स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और वहाँ पे आपके पास ओटी भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा और उसमें वो मशीनरी अवेलेबल होगी। उसके अलावा कार्डिक सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। जी, लेकिन क्वैकरी को तो रोकना चाहिए। मतलब कई लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लेम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये देखना चाहिए जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद हो। बिल्कुल, आपको ये इसके अलावा कैसे पता चले कि वो एक डॉक्टर का भी एक वो होता है ना कि हाथ शिफा अल्लाह के तरफ से किसके हाथ में ज़्यादा और क्या है, हाउ टू जज कि मुझे कहाँ किस डॉक्टर से जाके तो सर्जरी करवानी चाहिए? ये आपको जो डॉक्टर के ट्रीटेड पेशेंट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं। आप ये जो डॉक्टर होते हैं वो फेमस हो जाते हैं जी। लोग जो आपसे इलाज करवा के जाते हैं वो उसके बाद वही अपने रिश्तेदारों को प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं आपकी तरफ, महल्लेदारों को। हमारा माशरा ऐसा है कि हम अपने महल्लेदारों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, सबको बताते हैं कि उस डॉक्टर ने इलाज किया था, उस डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया है। और अगर कोई ठीक ना इलाज करे तो ये भी बताते हैं कि उस डॉक्टर ने ठीक इलाज नहीं किया। और हॉस्पिटल के बारे में हम पूरा फीडबैक देते हैं कि वो हॉस्पिटल बहुत महंगा है और वो हॉस्पिटल जो है वो मुनासिब है। तो हमें इर्द गिर्द से ही वो करना चाहिए। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने डॉक्टर की अगर डिग्रीज़ देख लें कि डॉक्टर के पास क्वालिफ़िकेशन कहाँ की है, फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, इंग्लैंड ट्रेंड है, ब्रिटिश ट्रेंड है, पाकिस्तानी ट्रेंड है, तो बहुत कुछ वहीं से आइडिया हो जाता है डॉक्टर के बारे में। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला और कार्डियक सर्जरी के बारे में हमें एक जनरल ओवरव्यू जो है उसका मौका मिला। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, इतनी सारी रिसर्च के साथ कार्डियक अरेस्ट का अभी तक कुछ नहीं हमें पता चला कि हाउ कैन वी जस्ट स्टॉप इट? ये कैसे हो सकता है कि एक चलता फिरता आदमी जो है और जवान आदमी यूजुअली अचानक जो है उसे दिल का दौरा पड़े और इतना शदीद हो कि वो जानबर ना हो सके, जानलेवा हो जाए उसके लिए? बस और अक्सर मैंने सुना है बिल्कुल ठीक थे, कोई भी मसला नहीं था, मसला तो उन्हें कोई था ही नहीं। सो इज़ दिस पॉसिबल कि बगैर किसी मसले के एकदम से शदीद कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक पेशेंट्स के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम भी रोज़ यही सुनते हैं कि हमारा मरीज़ तो बिल्कुल ठीक था, चलता फिरता आया था, इसको अचानक क्या हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान के दिल की शरियानें जो हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं, उसमें ब्लॉकेज हो रही होती है। जब से वो पैदा होता है उसमें ब्लॉकेज चल रही होती है। जब तक ब्लॉकेज 60% टू 70% होती है तब तक बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना कोई सिम्टम होता है ना कुछ होता है। उसको सिम्टम तब ही आता है जब वो ब्लॉकेज 90% को क्रॉस करती है अचानक से, और वो अचानक ही होता है। मतलब क्या 1-2 मिनट में ही 90% को क्रॉस कर जाती है? मैं तो सडन कार्डियक नहीं, वो 70% ब्लॉकेज अपनी जगह पे मौजूद होती है। वहाँ से ब्लड फ्लो इतना जा रहा होता है कि वो दिल को पता नहीं चलता, हमें भी पता नहीं चलता, हम प्रॉपर टेस्ट करवाते नहीं हैं, इसीलिए हमें आइडिया नहीं होता कि ब्लॉकेज 70% पे पहुँची हुई है। उसमें कोई भी खून का क्लॉट आ जाता है या कोई और लिपिड क्लॉट आ जाता है तो वो ब्लॉकेज अचानक से 100% हो जाती है और उसी टाइम फिर हार्ट अटैक होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अगर बड़ी शरीयान में बीमारी आ जाए, छोटी मोटी में हो तो फिर बंदा सेफ हो जाता है। ठीक है। लेकिन इधर भी फिर हमारी एजुकेशन काम आती है कि हमारे जो लोग हैं, जो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, उसके साथ वाले लोग कितने एजुकेटेड हैं। तो प्लीज़ उस एजुकेशन को बताइए। उस एजुकेशन में हर बंदे की जेब में एक GTN की टैबलेट या NGCD की टैबलेट होनी चाहिए। जब भी आप देखें किसी को हार्ट अरेस्ट हुआ है, आप उसकी ज़बान के नीचे एक NGCD की टैबलेट रखते हैं। और हर कार्डिक फैमिली हिस्ट्री जिसकी है, जो 40 ईयर से ज़्यादा एज का है, वो अपनी जेब में 4 गोलियाँ डिस्प्रिन की रख ले, ताकि जब भी ऐसा कोई इशू हो
66% पीपल लोगों को बचाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, 66% लोग बचाए जा सकते हैं अगर उन्हें टाइमली एंजीसिड की गोली एक दे दी जाए, उनकी ज़बान के उनकी नीचे ज़बान रख के दी नीचे एंजीसिड की टैबलेट रख दी जाए तो। ठीक है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एंजीसिड की टेबल रखते हैं और 4 गोलियां जो 4 गोलियां पैरासिटामोल डिस्प्रिन की, वो डिस्प्रिन अगर की। अवेलेबल नहीं भी हैं, सिर्फ एंजीसिड की टैबलेट ज़बान के नीचे रखते हैं तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और ये 4 गोलियां उन्हें फ़ौरन खिला दें 4 गोलियां पानी के साथ ही। बाज़ औक़ात दिल का अटैक जब होता है तो पेशेंट की हालत ऐसी नहीं होती कि वो कुछ खा पी सके, उसमें फौरी तौर पे फर्स्ट एड में कुछ और भी रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, और कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। और फिर उसको अगर अरेस्ट हो गया तो फिर CPR होता है, जिससे दिल की धड़कन को चलाने की कोशिश की जाती है और उसे पेशेंट को फौरी तौर पे किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है। और अगर कार्डियक अरेस्ट है, शराने बंद भी हैं, अगर पेशेंट 90 मिनट्स के अंदर अंदर कैथ लैब तक पहुंच गया है, उसकी एंजियोग्राफी हो गई है, तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। CPR ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। CPR ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, बल्कि हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है बेसिक लाइफ सेविंग जो उसके लाइक किसी को भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ऐसी हो सकती है तो उसमें कर सकें। किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हमारे हर बंदे को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन और बेसिक CPR की ट्रेनिंग रखता हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है उसका कितना ताल्लुक है हमारे दिल के अमराज के साथ? ब्लड प्रेशर एक मेन फैक्टर है दिल की बीमारी का। अच्छा, ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी की वजह से बढ़ जाता है या दिल की ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल की बीमारी बढ़ती है? वाइस वर्सा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से दिल की बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरीज पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, आर्टरीज की वॉल थिक होने लग जाती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के दिल को नुकसान पहुंचाता है, दिल की बीमारी हो जाती है। दिल की बीमारी में जब दिल का पट्टा कमज़ोर होता है तो फिर ब्लड प्रेशर मज़ीद उसको तंग करता है। तो दोनों वाइस वर्सा हैं, ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी करता है और दिल की बीमारी जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही। मान लेना चाहिए कि हम ब्लड प्रेशर एक सिस्टेमिक बीमारी है जो एक दफ़ा हो जाए तो ख़त्म नहीं होती। ब्लड प्रेशर की दवाई बाकायदगी से हमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कहते हैं आज तो ठीक है, गोली नहीं खाते, उसकी वजह से ब्लड में वो लेवल मेंटेन नहीं रहता, नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। हम अपनी मर्ज़ी से गोली छोड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर कभी भी मेंटेन नहीं रहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान इज़हार, थैंक यू वेरी मच। आज आप तशरीफ़ लाए, हमने इस बारे में बात की, और ये जो आपने बात की है मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। फैमिली हिस्ट्री हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके ख़ानदान में ये एक मसला है तो इसे कतन नज़रअंदाज ना करें। पता नहीं क्या वजूहत हैं, लेकिन जेनेटिकली हम लोग इतने प्रोन हो चुके हैं मुख्तलिफ बीमारियों की, जिनमें से दिल की बीमारियां एक हैं। और अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 50-60 साल नहीं, अब 30-35 साल के जो जवान बच्चे हैं उनको जो है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और उनको ये मसले आ रहे हैं क्योंकि फैमिलीज़ में ये रन कर रहा है। तो ख़ानदानों में शादियाँ अवॉइड करें अगर ख़ानदानों में ऐसे मसले चल रहे हैं, और कोशिश करें जितना बाहर शादियाँ कर सकें, ज़्यादा दूर के जो आपके लोग हैं जिनसे ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं है, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे मेहमान के साथ। खुशियाँ सारी वो ढूंढ